नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी मीडियम का जो हिंदी विषय है उसका क्षितिज भाग 1 से जो इसमें चौथा पाठ है सांवले सपनों की याद, जो लिखा है जाबिर हुसैन ने, उसका हम आज अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम जाबिर हुसैन का परिचय देखते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के वे सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मचार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये सब प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। आइए अब हम देखते हैं इस पाठ का प्रवेश। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया ये संस्मरण है कि यह जो पाठ है वो एक प्रसिद्ध विज्ञानी जो है पक्षियों की जानकारी रखने वाले विज्ञानी है सालिम अली, तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके तुरंत बाद यह एक डायरी शैली में हमारे जो ये लेखक है जाबिर हुसैन ने लिखा है उसके संस्मरण यानी कि उसके याद में यह लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है कि सुनहरे परिंदों के पंखों पर सवार होकर, यानी कि ये जो पक्षी प्रेमी सालिम अली थे उनकी मौत हो चुकी है और हुजूम यानी कि जो लोगों का समूह होता है वो उन्हें खामोश वादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोक टोक सके ऐसा कुछ भी संभव है नहीं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली की। इन सब लोगों के साथ सबसे आगे कौन चल रहा है? सालिम अली। और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है कि सालिम अली जो थे वो उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी घूमने में और यहाँ वहाँ घूम के उन्हें पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करना, उनकी देखभाल करना, यही उन्होंने किया था। तो ये उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कितने सारे सफ़र किए थे, उससे उन सब सफ़रों से ये जो सफ़र है वो सबसे अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से, इन तनाव भरे माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन यानी कि दूसरी जगह पर जाना। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं कि वन पक्षी की तरह अब वो क्या हो रहे हैं? विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा कि वो सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, वो मौत की गोद में मानो जिंदगी का आखिरी गीत गाकर सो गए हैं।
तो कोई उसे जगाना चाहेगा अपने जिस्म की हरारत यानी कि अपने जिस्म की गर्मी देकर या अपने दिल की धड़कन देकर भी उसे वापस लौटाना चाहे तो वो वह अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और वह वापस नहीं आएंगे और अपने सपनों के गीत वह दोबारा अब कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी पक्षियों के बीच में बिताई है तो उन्हें लोग पक्षी की भी उपमा देते थे। तो लेखक कहते हैं कि यह जो सोया हुआ पक्षी है वह उसे अब कोई जगा नहीं सकेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक इसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों की सालों पहले उन्होंने सालिम अली ने ही क्या कहा था कि लोग आदमियों को पक्षी की नज़र से देखना चाहते हैं, पर ये उनकी भूल थी। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों की जिस तरह से जंगल और पहाड़ को देखते हैं, झरनों और आसपारों की जो झरने होते हैं उन्हें देखते हैं, वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते थे। कि वो प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से यह सब कुछ देखने के लिए उत्सुक रहते थे। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता हुआ महसूस कर सकता है कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का जो मधुर संगीत होता है वो सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता कैसे महसूस कर सकता है। ऐसा कवि यहाँ पर लेखक कहते हैं। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली कि उन्हें ये सब एहसास होता है। तो ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक यानी क्या होता है कि प्राचीन पुराण कथाओं का जो तत्व है जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, प्राचीन नामों को नए स्थिति में फिर से उनका जो वहन करता है उन्हें मिथक कहते हैं। तो ऐसे एक मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और 100 गोपियों को अपने शरारत का निशाना बनाया था। जब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कि यहाँ पर लेखक कृष्ण और गोपियों का उदाहरण देकर कहते हैं कि ये जो कृष्ण है उन्होंने पता नहीं कब बांसुरी बजाई थी, कब वह वृंदावन गए थे और उन्होंने जो सब किया था। तो ये जो वृंदावन है वो वृंदावन में जब थे तो पता नहीं वो कब बांसुरी बजाई थी। उनके बांसुरी की आवाज़ से सबके दिल क्या करते थे, धड़क उठते थे। और जब शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता तो लगता है जैसे सब कुछ क्षणों में वो कहीं से आ जाएगा। कि उस समय जो वाटिका की देखभाल करता है वो सैलानियों को
क्या करता है, हिदायत यानी कि चेतावनी देता है। तो बस कुछ ही क्षणों में उन्हें ऐसा लगता है तब कि वो कृष्ण कहीं से भी आ जाएगा और अभी फिर से ये जो वातावरण था वो फिर से ऐसा हो जाएगा और न जाने कहाँ से उनका जो संगीत है वो कानों में सुनाई देगा। इस तरह से जिस तरह से अभी लेखक सालिम अली के बारे में सोच रहे हैं, तो जिस तरह से वृंदावन में हम जाएंगे तो वहाँ का जो पूरा वातावरण था वो हमारे संस्मरण में आ जाएगा, हमें वो सब दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से सालिम अली को याद करते ही उनकी जो ये सब बातें थी वो इसी तरह से हम सबको उसकी याद दिलाती रहेगी। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं कि उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे कि इस दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करना है। इन सब हमने जो आगे पढ़ा तो इन सब के सवाल के जवाब हमें तलाश करने हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कमज़ोर काया वाले यानी कि ये जो सालिम अली थे उनकी काया कमज़ोर थी, उस व्यक्ति को हमें देखना है कि उस नाम से हम इन्हें जानते थे सालिम अली। तो उनकी उम्र 100 साल तक पहुंचने वाली थी, थोड़े ही दिन बाकी थे और वह चल बसे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो कि क्या है कि उन्होंने अपने जीवन दरमियान लंबी लंबी यात्राएं की है, तो उनके थकान के कारण उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया होगा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। कि उनकी मौत कैसे हुई है कि एक तो वो पूरी ज़िंदगी क्या करते रहे, यात्रा करते रहे हैं और इसी थकान की वजह से शरीर कमज़ोर हो गया है और तो और उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी, तो उनसे उनका निधन हो गया था। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कि भले ही कैंसर जैसी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन अंतिम समय तक उनकी आंखों से जो ये पक्षियों को तलाशते रहते थे, तो उनकी आंखों में क्या रहता था, हमेशा पक्षियों की तलाश के लिए उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो छीनने में ये जो उनकी मौत है वो सफल नहीं हुई। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। कि सालिम अली हमेशा अपने आंखों से दूरबीन लगाए रहते थे और वह कब उतरती है, जब उनकी मौत हो जाती है तब भी वह दूरबीन अपने आंखों से, तभी उसकी जो दूरबीन है वो उनकी आंखों से उतरती है। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर यानी कि पक्षियों का अभ्यास करने वाला, कि उसके जैसा शायद ही कोई हुआ होगा। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। कि सालिम अली कभी कभी अकेले होते थे तो तब दूरबीन के बिना देखे गए थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घर में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल है। कि वो कैसे थे कि उनकी नज़रों में कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घर तक ले आते थे। सालिम अली भी उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, परंतु प्रकृति को ही अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी। कि उनके लिए प्रकृति में क्या था कि हर तरफ हंसती खेलती हुई ये रहस्यमयी दुनिया थी, वो उनके आसपास ही थी। यह दुनिया उन्होंने बड़े मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। ये सब करने में प्रकृति और पक्षियों को उन्होंने अपने जीवन में लाने के लिए उनका साथ उसकी जो पत्नी थी तहमीना, उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी। और ये तहमीना उनके स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी रही थी।
अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे कि उन्होंने अपने पूरे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव रखे थे कि वह सालिम अली एक दिन क्या करते हैं कि केरल के साइलेंट वैली जो रेगिस्तानी हवा से बिगड़ रहा था तो उन्हें बचाने के लिए अनुरोध लेकर वो चौधरी चरण सिंह से मिलने के लिए भी गए थे और वे केरल के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे कि ये जो नेता थे वो भी कैसे थे, एक प्रकृति प्रेमी ही नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों को जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी कि उस चौधरी साहब से उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो बातें की तो वह जानकर वो जो नेता थे उन्होंने भी उनकी आंखें नम कर दी थी, यानी कि वो भी उनकी ऐसी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी देखकर उनकी भी आंखें नम हो गई थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कि आज ना ही तो वो सालिम अली है और ना ही वो चौधरी साहब है, तो कौन है जो इस सब मिट्टी में उगने वाली सब फसलों और उस पर भारत की नींव रखने का संकल्प करने वाला? कौन लोग बचा है जो इन सब को बचाएगा और जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत भी कौन करेगा, उनको बचाने की हिदायत भी कौन करेगा? तो यहाँ पर ये दोनों ही आज पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी दोनों ही नहीं बचे हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। कि लेखक को लिखते हुए याद आता है कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। उन्हें याद आता है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी जो पत्नी है फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, पर फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। कि वो कहती है कि वह ढेर सारी बातें उनके बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। वो कहती है कि लॉरेंस के बारे में मैं कुछ लिख नहीं सकती, पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी छत पर जो एक गोरैया चिड़िया आती थी तो वो लॉरेंस के बारे में इनसे भी ज़्यादा जानती है, ऐसा वो कहती है। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। कि वो कैसे आदमी थे कि एकदम खुले और सादे दिल के आदमी थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। कि जो लॉरेंस है वो उनकी रगों में और हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहचानना। पर वो उनमें बसे हुए हैं, पर उसके बारे में वो उनके अनुभवों को शब्दों में नहीं बता पाती है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। और वो क्या कहती है कि उनकी छत पर जो गोरैया है वो दोनों के बारे में उन लोगों के जानकारी से भी ज़्यादा वो इन लोगों के बारे में जानती है, ऐसा वो कह देती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही।
कि सलीम अली बचपन के दिनों में सलीम अली जब शिकार करते थे तो उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली एक गोरैया है नीलेकंठ वाली, तो उन्हें यह जो बात हुई थी तब से उन्हें शायद पक्षी प्रेमी उन्हें बना दिया था। तो सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कि वो भी लॉरेंस की तरह कैसे बन गए थे कि नैसर्गिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए थे। तो यहाँ पर ये जो लॉरेंस है वो भी एक पक्षी प्रेमी थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कि सलीम अली जो है वो प्रकृति की दुनिया में एक सीमित अर्थ में नहीं, परंतु वो कैसे बन गए थे, एक अथाह सागर यानी कि बहुत सारा कुछ वो अपने आप में छिपाए हुए थे, ऐसे बनकर वो लोगों के सामने आए थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। कि जो भी लोग उनके बारे में जानते थे कि उनकी भ्रमणशील यायावरी यानी कि घूमना, उनकी जो ऐसी घूमने की बात से परिचित थे, वो उन्हें आज भी महसूस करते हैं कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं। कि आज उसकी मृत्यु हो गई है फिर भी वो आज प्रकृति में पक्षियों की खोज में ही निकले हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कि क्या सोच रहे हैं कि उन्हें आज भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए पक्षियों की जानकारियाँ हासिल करके वो अभी लौट आएंगे, ऐसा उन्हें महसूस होता है। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? कि लेखक कहते हैं कि जब तक वो वापस नहीं लौटते हैं तो क्या उन्हें हम गया हुआ मान लेंगे? मेरी आंखें नम है सलीम अली, तुम लौटोगे ना? कि यहाँ लेखक अंक में क्या कहते हैं कि मेरी आंखें नम है, कि मेरी आंखें आपके स्वभाव से प्रभावित होकर नम है और अभी भी तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही है। और अंत में पूछते हैं कि क्या तुम फिर से लौट कर आओगे? कि जब तक तुम नहीं आओगे मेरी आंखें तुम्हारा इंतज़ार करती रहेगी। इस तरह से उनकी ऐसी प्रकृति प्रेम भरे स्वभाव से वो उनकी आंखें उनकी याद में नम्रता से नीची करते हैं। और यहाँ पर ये जो पाठ है वो पूरा होता है। तुम्हें उसको पढ़ना है, शब्द के अर्थ लिखने हैं और प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं।